हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ा था? शेखावटी आंदोलन हो गया था? क्या लिखवा दिया था? कहाँ तक लिखवा दिया? बैठो भाई, फटाफट बैठो। सुनाओगे पुराने वाला थोड़ा? बताओ। देखे, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का राणा सांगा ने किसको जागीर दी थी? अशोक परमार कौन से युद्ध में लड़े थे? कितने प्रकार के कर? भू राजस्व लेने का तरीका? बिना पैसे दिए काम करवाना? लड़कियों की शादी पे किसने लगाया? कब लगाया? आंदोलन और क्या नाम, नए सामंत का राजा को कर किसने लगाया और कब लगाया था? कौन से गांव से आंदोलन शुरू हुआ? कौन से किसानों द्वारा? किसके कहने पे? कौन कौन दो बंदे गए थे? नानाजी पटेल और किसके पास गए शिकायत लेके? जांच अधिकारी कौन है? पहले चरण के नेता कौन कौन थे? फतेह करण और ब्रह्मदेव। अच्छा, विजय सिंह पथिक को कौन लेके? कौन सा बोर्ड बनाया? कब? कौन से त्योहार के दिन? कहा? किसको अध्यक्ष बनाया? सेवा समिति कौन सी थी? पर्चा कौन सा था? विजय सिंह पथिक को देख के कौन आए? पहले कौन से ठिकाने में काम करते? 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रस्ताव किसने रखा? विरोध किसने किया? गांधी जी नैतिक समर्थन कब दिया? कौन से अधिवेशन में? कौन से में? अच्छा, अंग्रेजों ने समझौता कब करवाया? उससे पहले कितने जांच आयोग बनाए गए? पहले जांच आयोग में कौन कौन थे? अमर सिंह और अफजल अली। दूसरे में कौन कौन थे? तक सिंह मेहता और कौन थे? रमाकांत। अच्छा, अंग्रेजों के समझौते में अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस और आगलवी। और राजा की तरफ से दो बंदे, प्रभाष चंद्र चटर्जी और किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी, रामनारायण जी। और कितने कर कम हुए? भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था? कौन सी जमीन पे कर बढ़ाए? किसके कहने भी जमीनें वापस दी गई? सामंत ने इन जमीनों को। विजय सिंह जी अलग कब हो गए? गांधी जी ने किसको भेजा? बजाज जी किसको छोड़ गए? समझौता कब हुआ? प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता। कितने साल तक चला था? विश्व का सबसे लंबा, राजस्थान का पहला संगठित और माणिक्यलाल वर्मा का गीत, विजय सिंह पथिक का और प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन सा? गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र कहां से पब्लिश होता? कितने दिनों में? तिलक का अखबार। तिलक और गांधी जी ने किस किस को लेटर लिखे? फतेह सिंह जी को लिखे थे। उमा जी का खेड़ा में स्कूल कौन चलाते थे? बेगू भी मेवाड़ रियासत का। कौन से किसानों ने आंदोलन किया? कौन सी जगह से किया? मैनाल के भैरू कौन नेता कौन थे? बेगू के सामंत कौन थे? उनके साथ समझौता किसने करवाया? ट्रेंच ने समझौते को अनूप सिंह चुंडावत को और किसको सौंप दिया गया? बेगू। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? किसने फायरिंग की? कौन कौन शहीद हुए? कौन गिरफ्तार कर लिए गए? बूंदी किसान आंदोलन का एक और नाम? कौन से किसानों ने आंदोलन किया? कौन से किसानों ने? गुर्जर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। साधु सीताराम दास ने कौन सी पंचायत बनाई? टाबी किसान पंचायत में अध्यक्ष कौन थे?
आंदोलन कब शुरू हुआ ये? अच्छा, बाकी और कहाँ कहाँ पंचायतें बनाएगी? बरड़, बरुंगड़ और गरदड़ा। सरकारी चारागाहों पर और अदालतों का बहिष्कार कर दिया। डाबी हत्याकांड कब हुआ? किसने फायरिंग की? कौन शहीद हुए उसमें? झंडा गीत कौन गा रहे थे? उनकी याद में कौन सा गीत लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? नेता कौन कौन थे? नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल। ये नैनूराम शर्मा किसके सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ कब बंद हो गया? किस वजह से बंद हो गया? नेताओं के आपसी मतभेदों का। तो बूंदी किसान आंदोलन भी क्या हो गया? इस आंदोलन में महिलाओं ने भी। दूसरा चरण कब शुरू होता है? उसमें क्या किए गए? इंडोली सम्मेलन कहाँ हुआ? ओडेश्वर महादेव। कब हुआ? 5 अक्टूबर 1900। कितने किसान इकट्ठे हुए? कौन कौन से? मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन किसने किया? जाट किसानों ने। कहां से? नेता कौन थे? पड़ोली सम्मेलन में कहा गया किसकी तरह आंदोलन चलाएंगे? अगला सम्मेलन कहाँ होगा? मातृकुंडिया और राजस्थान का। और मातृकुंडिया सम्मेलन में इनके अधिकांश मांगे और किसकी खेती का मुआवजा दे दिया गया? अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया। अलवर में कितने आंदोलन हुए? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? पहला कौन से किसानों ने? दूसरा किसने? पहले कौन से क्षेत्र में? बांसुर और थानागाजी। दूसरा? अच्छा, निमुचना इसलिए हुआ क्योंकि राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर जंगली सुअरों की और माफी भूमि को। नेता कौन कौन थे? गंगा सिंह। और कौन सी महासभा ने समर्थन दिया? कौन सा पर्चा प्रकाशित किया गया? निमुचना हत्याकांड कब हुआ? कितने किसान शहीद हुए? किसने कहा कि डबल डायरिज्म है? कौन से अखबार में? किसने जलियांवाला से तुलना की? किसने विद पिक्चर पब्लिश किया? अच्छा, जो मेव किसान आंदोलन था उसमें समस्या थी अधिक जंगली सुअरों की, मस्जिदों से सरकार का नियंत्रण, उर्दू भाषा को, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या। नेता कौन कौन थे? यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली। दो संगठनों के नाम बताओ। अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जमीयत तबलीगुल। राजा ने एक जांच आयोग बनाया, उसके सदस्य कौन कौन थे? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर। किसके कहने पे बहिष्कार किया गया? तो आंदोलन कैसा हो गया? हिंसक और सांप्रदायिक हो गया। दंगे कहां पे हो गए? अंग्रेजों ने किसको हटा दिया? वह कहां चला गया? और वहीं पर उसकी। अच्छा, शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते? सिकर अपने आप में एक। और झुंझुनू में कितने पाने थे? नाम बताओ देखिए। सिकर के सामंत कौन थे? कब कर बढ़ाए गए? कौन से किसानों ने आंदोलन किया? नेता कौन थे? रामनारायण चौधरी के आने पे। और कौन सा अखबार बैन किया गया? हाउस ऑफ कॉमन्स में मैटर किसने उठाया? कौन से अखबार में खबर छपी? भरतपुर से कौन से नेताजी आए? जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाएगी? पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ? 20 जनवरी 1900। कौन से त्योहार के दिन? किसने करवाया? पुरोहित जी कौन थे? यज्ञमान कौन थे? समझौता कब किया गया? 15 मार्च 1935 को समझौता किया गया। किसके प्रयासों से? चौधरी और रतन सिंह। अच्छा, विद्यार्थी भवन किसने बनाया था? हरलाल सिंह जी ने कहां बनाया था? झुंझुनू। और ये किसान आंदोलन की गतिविधियों का अन्य नेता कौन कौन थे? नेतराम सिंह गौरी, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, मास्टर चंद्रबहान और नरोत्तम लाल। अब लो सुनो बात है। ये जो लास्ट नाम लिखा नरोत्तम लाल जोशी, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शेखावाटी जकात आंदोलन। क्या चलाया था? एक नया टैक्स लगाया गया था शेखावाटी में कि यदि अपने खाद्यान्न को कोई सिक्कर से बाहर बेचेगा या खाद्यान्न के लिए कोई चीज सिक्कर के बाहर से खरीद के लाएगा तो उस पर एक टैक्स लगेगा। वो कौन सा था? फूड ग्रेन, बाजरा वगैरह जो है, इसका बीज यदि आप बाहर से लाओगे या बाजरे को बाहर जाके बेचोगे तो आप पे टैक्स लगेगा। वो टैक्स कौन सा था? इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम क्या था? शेखावाटी जकात आंदोलन। किसके द्वारा? नरोत्तम लाल जोशी। किसने चलाया?
लिख लो, नरोत्तम लाल जोशी के आगे लिखो। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। जकात एक टैक्स था, खाद्यान्न पे लगाया जाता था, फूड ग्रेन पे। शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। तो कोई पूछे शेखावटी जकात आंदोलन किसने चलाया था, किसने चलाया? यहाँ ना शेखावटी आंदोलन में 2-3 घटनाएं हुई थी, अपने पढ़ते हैं। इसी में लिखना, लिखो कटराथल सम्मेलन। कटराथल सीकर में गांव पड़ता है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 25 अप्रैल 1934 को। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? कटराथल सम्मेलन। कब बुलाया गया? कटराथल कहां पड़ता है? सीकर के अंदर एक गांव। महिलाओं का सम्मेलन था, 10,000 महिलाएं शामिल हुई। कितनी महिलाएं? लिख लो। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन जॉइन दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन जॉइन दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन जॉइन दिस कॉन्फ्रेंस। क्या कारण था, इधर सुनना। देखो, यहाँ कटराथल के पास एक गांव था सीहोट। कौन सा गांव था? सीहोट के एक सामंत थे, उनका नाम था मान सिंह। सीहोट के सामंत का नाम क्या था? इन्होंने एक जगह पास में और पड़ती थी, वो जगह थी सोतिया का बास। कौन सी जगह थी? यहाँ कोई महिलाओं से मिसबिहेव किया था, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था। इसके खिलाफ महिलाओं ने जो सम्मेलन बुलाया, वो सम्मेलन कौन सा था? किसने दुर्व्यवहार किया? कहाँ के सामंत ने? कौन सी जगह पे? लिखो कारण, कोज, रीजन। देखो, सीहोट के सामंत मान सिंह ने, सीहोट फ्यूडल लॉर्ड्स, सीहोट फ्यूडल लॉर्ड मान सिंह, सीहोट के सामंत मान सिंह ने, सीहोट फ्यूडल लॉर्ड मान सिंह, सीहोट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। मिसबिहेव्ड वीमन एट प्लेस नेम्ड सोतिया का बास। सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। मिसबिहेव्ड वीमन एट प्लेस नेम्ड सोतिया का बास। सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। मिसबिहेव्ड वीमन एट प्लेस नेम्ड सोतिया का बास। सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से क्या किया था? दुर्व्यवहार किया था। किसने? सीहोट के सामंत मान सिंह ने। उसके खिलाफ कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? कटराथल सम्मेलन। कब बुलाया गया? कितनी हजार महिलाएं? और इन महिलाओं की जो चेयरपर्सन बनते हैं, जो अध्यक्षा बनते हैं, उनका नाम है किशोरी देवी। क्या नाम है? देख लो, चेयर वुमन किशोरी देवी। कारण लिख लिया? एक ही कारण है, अलग से लिख लो। अध्यक्षा किशोरी देवी। कोई पूछेगा कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी? मुख्य वक्ता लिख लो, उत्तमा देवी। चीफ स्पीकर, मुख्य वक्ता, चीफ स्पीकर उत्तमा देवी। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी। और मुख्य वक्ता कौन थे? उत्तमा देवी। कौन से सम्मेलन की? कब हुआ था? कहाँ के सामंत ने मिसबिहेव किया? कौन सी जगह पे किया? याद रह जाएगी बात। अगला लिखो, कुदन हत्याकांड। इसी में लिखना, शेखावटी वाले में एक और लिखो, कुदन हत्याकांड। कुदन गांव का नाम है एक। कुदन ट्रेजेडी।
एक साल बाद वो 25 अप्रैल 1934 है, ये लिख लो 25 अप्रैल 1935। कुदन ट्रेजेडी, कुदन भी सीकर में गांव का नाम है भाई। अब देखो सिकर वाला समझौता हो गया था 15 मार्च 1935 को। कब हो गया समझौता? 15 मार्च 1935। समझौते के लगभग 1 महीने 10 दिन बाद भाई 15 मार्च को समझौता, अगर ये तारीख क्या आपकी 25 है। अब समझौते का मतलब क्या, टैक्स कम हो गए। लेकिन यहां पर एक अंग्रेजों का अधिकारी था जो टैक्स लेने के लिए गया था, उसका नाम था कैप्टन वेब। क्या नाम था? वो उतने ही टैक्स मांग रहा था जितने पहले थे। किसानों ने मना किया। किसानों ने कहा कि भाई जब टैक्स कम हो गए तो हम इतने टैक्स नहीं देंगे तेरे को। उसने कहा कि नहीं, जो समझौता हुआ है वो तो अगली बार से लागू होगा, एक बार तो उतना ही कर देने होंगे। तो यहाँ गांव के अंदर एक महिला थी, धापी देवी। क्या नाम थे? बूढ़ी दादी थी, धापी दादी थी। और दादी ने कहा कि दो ही मत रहे, औरों कोई टैक्स नहीं देगा आपने। और दादी के कहने पे किसानों ने टैक्स देने से क्या कर दिया, कैप्टन वेब फायरिंग कर गया, उसमें 4 किसान शहीद हुए। लिखो, धापी देवी नामक महिला के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ वुमन नेम धापी देवी, धापी देवी नामक महिला के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ वुमन नेम्ड धापी देवी, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस, वो ज्यादा कर मांग रहा था। किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस, कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस। अतः कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। तो कैप्टन वेब ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। तो कैप्टन वेब ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। तो कैप्टन वेब ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स। तथा इसमें कई किसान शहीद हो गए एंड सम फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें कई किसान शहीद हो गए, सम फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। जैसे किसने फायरिंग की थी? कैप्टन वेब। कौन से गांव में? कूदन। कौन से गांव में? कूदन। कब की थी? 25 अप्रैल 1900। और इतनी बड़ी बात हुई कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई थी। इस हत्याकांड की चर्चा कहां पर की गई थी? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स। नीचे स्टार लगा के लिखो, अपने काम की बात यही है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन इस हत्याकांड की चर्चा की गई थी। दिस ट्रेजेडी वो डिस्कस्ड, इस हत्याकांड की चर्चा की गई थी। दिस ट्रेजेडी वो डिस्कस्ड, इसको डिस्कस किया गया, कूदन हत्याकांड को। अगला लिखो, जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये जयसिंहपुरा झुंझुनू में गांव है भाई, बाकी अब तक गांव लिखे सारे कहां पर थे? सीकर। ये जयसिंहपुरा ट्रेजेडी। जयसिंहपुरा कहां पर है? झुंझुनू। डूंडलोद पढ़ा हमने 5 पानों में, डूंडलोद। डूंडलोद के पास का, डूंडलोद के सामंत के भाई ने यहाँ पर फायरिंग कर दी थी। इसमें याद रखने वाली बात यह है, जयसिंहपुरा हत्याकांड राजस्थान का पहला हत्याकांड है जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली। इससे पहले वाले हत्याकांडों में किसानों के हत्यारों को सजा, किसमें सजा मिली थी?
ये स्टार लगा के लिखो, अपने क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा। यह राजस्थान का पहला किसान हत्याकांड था। इट वॉज फर्स्ट पीजेंट ट्रेजेडी ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला किसान हत्याकांड था। इट वॉज फर्स्ट पीजेंट ट्रेजेडी ऑफ राजस्थान, जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। इन विच किलर्स वर पनिश्ड, जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। इन विच किलर्स वर पनिश्ड, जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। इन विच किलर्स वर पनिश्ड, हत्यारों क्या मिली थी। एक इसी में एक हेडिंग और डालो, लिखो अमर सेवा समिति। क्या नाम है संगठन का बताओ। देखिए अमर सेवा समिति। हुआ क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरी जनता का, सॉरी पूरे सरकारों का, राजाओं का ध्यान किधर था, वर्ल्ड वॉर की तरफ। उसी साल अपनी शेखावटी में पड़ गया अकाल। तो अकाल के टाइम में राजा को जनता पे ध्यान देना चाहिए, जनता पे ध्यान उतर दिया नहीं गया, तो जनता त्रस्त थी। तो अकाल में लोगों की सहायता करने के लिए एक संगठन बनाया गया। तो संगठन कौन सा था, तो बनाया तो इसलिए गया था भाई लोगों की सेवा करेंगे, सेवा करने वाला संगठन, इसलिए नाम क्या है, अमर सेवा। तो अब अकाल में क्या सेवा करनी भाई, जहां अनाज नहीं अनाज पहुंचाओ, पशुओं के लिए चारा नहीं है वहां पे चारा पहुंचाओ। पर यदि कोई संगठन अनाज और चारा पहुंचाता है, ये राज्य पे क्वेश्चन मार्क है ना। अनाज और चारा पहुंचाने का काम किसका है, राज्य का। राज्य काम नहीं कर रहा, कोई संगठन कर रहा है, इसका मतलब राज्य निकम्मा है। तो राज्य के खिलाफ बातें होने लगी, राज्य के खिलाफ बातें होने लगी, जैसे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। कौन सी चेतना आई, लोग जब सरकार की कमियां निकालेंगे तो अपने आप उनके अंदर एक अवेयरनेस तो आएगी कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, हमें गलत का क्या करना चाहिए, विरोध। तो शेखावाटी में राजनीतिक चेतना का संचार करने वाला कोई पहला संगठन था, तो वो कौन सा था। देखो इस संगठन ने शेखावाटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन शेखावाटी। इस संगठन ने शेखावाटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन शेखावाटी। इस संगठन ने शेखावाटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन शेखावाटी। ये संगठन बनाने वाले जो बंदे थे उनका नाम था मास्टर प्यारेलाल। क्या नाम था, लिख लो। मास्टर प्यारेलाल ने इस संगठन की स्थापना की थी। मास्टर प्यारेलाल फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। मास्टर प्यारेलाल ने इस संगठन की स्थापना की थी। मास्टर प्यारेलाल फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। मास्टर प्यारेलाल ने इस संगठन की स्थापना की थी। मास्टर प्यारेलाल फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होते गांधी जी एक आंदोलन शुरू कर देते हैं, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कि हम सरकार के साथ में कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे, सरकार का कॉपरेशन नहीं करेंगे तो अंग्रेज एक साल के अंदर हमें छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। किसका मानना था, अंग्रेज नहीं गए पर गांधी जी ने अटेम्प्ट जरूर लिया था। तो गांधी जी के आंदोलन का नाम क्या था, असहयोग आंदोलन। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रखी, अवेयरनेस आ रही, तो मास्टर प्यारेलाल ने कहा हम भी असहयोग आंदोलन में क्या होंगे, शामिल। तो मास्टर प्यारेलाल ने गांधी जी कौन से आंदोलन में भाग लिया, देख लो। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ये ना चिड़ावा के रहने वाले थे, झुंझुनू में जगह पड़ती है चिड़ावा, चिड़ावा के रहने वाले थे। और चिड़ावा से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गए, तो लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, अरे आपने चिड़ावा में तो गांधी जी यही है, असहयोग आंदोलन में जाके आए तो नाम पड़ गया चिड़ावा का गांधी। देख लो, इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चिड़ावा झुंझुनू में जगह का नाम है एक, इज नॉन एज गांधी ऑफ चिड़ावा। इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, इज नॉन एज गांधी ऑफ चिड़ावा। किसको कहा जाता है चिड़ावा गांधी, मास्टर प्यारेलाल को। क्या कहा जाता है, कौन से आंदोलन में भाग लेके आए थे और कौन सा संगठन बनाया था, अमर सेवा समिति। क्या कहा जाता है इनको, चिड़ावा का। एक आंदोलन और लिख लो। अगला लिखो, भरतपुर किसान आंदोलन।
दो सवाल बनते हैं अपने से, ये दो ही पूछेंगे। एक तो कि भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ बताओ। देखिए 1931। एक नेता का नाम लिख लो, लंबरदार भोज। ये सवाल पूछा हुआ है भाई कि लंबरदार भोज ने कहां पर आंदोलन चलाया था, तो कहां पर आंदोलन चलाया था। लंबरदार तो पोस्ट हुआ करती थी। आप कोई पंजाबी गाने सुनेंगे तो उनमें आता है लंबरदार नहीं है, लंबरदार टाइप के नाम यूं। तो लंबरदार तो पोस्ट होती है, गांव में चौधरी होते, पटेल होते, लंबरदार होते। भोज उनका नाम था। लंबरदार भोज ने कहां पर आंदोलन चलाया था, भरतपुर। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सरकार ने भी ज्यादातर बातें मान ली, तो बाद धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त। कब किया था आंदोलन, ये भाई अपने किसान आंदोलन क्या है। अगला नया टॉपिक लिखो, जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट। तो जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट। कौन सा आंदोलन है, ट्राइबल मूवमेंट है, जनजातीय आंदोलन। जनजातियां वे थी जो जंगलों के अंदर निवास करती थी, जिनका बाहर के लोगों के साथ ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। जब तक अंग्रेजों का राज नहीं आया था, वो अपने जंगलों के अंदर बैठे थे, बाहर के लोग अपने जंगल के बाहर बैठे। अंदर वाले बाहर नहीं जाते, बाहर वाले अंदर नहीं आते। अंग्रेजों का राज आने के बाद में जब अंग्रेजों ने अपने राजाओं को कहा कि तुम हमें रुपए दे दो और हम तुम्हारी क्या कर देंगे, सुरक्षा, तो अंग्रेज थोड़े थोड़े टाइम पे रुपए बढ़ा देते। मान लो पहले कहा कि 1 लाख रुपए में जयपुर की सुरक्षा हो जाएगी, फिर कहा भाई लाख में तो पार नहीं पड़ेगी, कितने देने पड़ेंगे, 1.5 लाख। तो राजा ने कहा मैं रुपए लाऊं कहां से, तो कहा तू जनता पे टैक्स बढ़ा दे। तो उसने कहा बढ़ा दिए, अब जितने बढ़ाने थे, टैक्स की भी एक लिमिट होती है, कितना बढ़ाया जा सकता है। तो कहा तुम खेती ज्यादा कर लो। तो राजा ने कहा खेती ज्यादा कहां से करें, जितनी जमीन है उतनी खेती होगी। यार जमीन तो तुम्हारे पास ज्यादा है पर खेती तुम कम करते हो, कैसे, इतने जंगल पड़े हैं काट दो। इसलिए जंगल काट दिए गए। जब जंगल काट दिए गए तो अब जो जंगलों के अंदर लोग रहते थे वो बाहर वालों के नियंत्रण में आ गए। अब राजाओं ने उन पे टैक्स लगाने शुरू कर दिए, उनकी खेती के तरीके चेंज करवा दिए गए, उनकी जो सामाजिक रीति रिवाज थी उनमें इंटरफेयर किए जाने लगे। इनके खिलाफ जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। अब एक एक पढ़ते हैं, पहला लिखो, भगत आंदोलन, भगत मूवमेंट। भगत आंदोलन या भगत मूवमेंट। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है इसको अपने बोलते हैं वागड़। क्या बोलते हैं, यहां पर एक जनजाति रहती है भील। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन का नाम क्या है। कौन से क्षेत्र में, कौन सी जनजाति द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, वागड़ क्षेत्र में, इन वागड़ रीजन, वागड़ क्षेत्र में, इन वागड़ रीजन भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भील ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भील ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। नेता लिखो, गोविंद गुरु और सुरजी भगत। कौन कौन नेता बताओ देखिए, गोविंद गुरु और सुरजी भगत। कौन से आंदोलन के नेता, भगत आंदोलन। कौन से क्षेत्र में, कौन सी जनजाति द्वारा, कौन से नेता थे उसके, गोविंद गुरु और, गोविंद गुरु के बारे में थोड़ी अलग एक्स्ट्रा बातें पढ़ते हैं। हेडिंग डालो वापस, गोविंद गुरु, इसी में हेडिंग डालो गोविंद गुरु। सुनना देखो दो तीन बातें। डूंगरपुर में गांव पड़ता है वेदसा। कौन सा गांव है, यहाँ एक बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। कौन से परिवार में, बंजारा एक जाति होती है जो घूम घूम के व्यापार किया करती थी, नोमेडिक हुआ करते। तो कौन से गांव में जन्म हुआ, कौन से परिवार में, देखो वेदसा डूंगरपुर में है ना। वेदसा गांव में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था।
He born in a Banjara family at village named Vedsa. वेदसा गांव में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था. He born in a Banjara family at village named Vedsa. वेदसा गांव में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था. He born in a Banjara family at village named Vedsa. वेदसा गांव में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था. He born in a Banjara family at village named Vedsa. कौन से गांव में वह? कौन से परिवार में? बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ. बाबा जी बन गए थे, छोटी उम्र में संन्यास धारण कर लिया था, बाबा जी टाइप के बन गए थे. और वो नहीं होते अपने गांव में बाबा जी टाइप के लोग जो ये मंदिर के आसपास कहीं धूना लगा के रहते हैं और लोगों को यूं उपदेश भी दे देते हैं, लोगों का इलाज भी कर देते हैं. कोई बंदा गया कि भाई मेरे तो पेट दर्द कर रहा है और बाबा जी ने झाड़ा वाड़ा डाला उनके और वो राख उठाई का जा दिन में 3 बार, है ना, ये लगा लेना, इससे क्या हो जाएगा. और फिर वो बाबा जी थोड़ी वैसी बातें भी बता देते हैं कि भाई रे ये नशा मत किया करो रे, दारू पीता रहता है तू, क्यों दारू पीता है, लड़ाइयां मत किया करो, आपस में चोरियां मत किया करो, आपस में घर में मत लड़ा करो. तो आपस में नैतिक उपदेश भी दे देते और आध्यात्मिकता भी लेके आ जाते. तो ये भीलों में दोनों काम कर रहे थे, नैतिकता बढ़ाने का और आध्यात्मिकता बढ़ाने का. कौन कौन से? मॉरल मॉरल वैल्यू और स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने का काम करते. लिख लो. इन्होंने भीलों में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया. इन्होंने भीलों में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया. He raised moral and spiritual values in Bhils. इन्होंने भीलों में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया. He raised moral and spiritual values in Bhils. भीलों में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया. ये वो टाइम था जब अंग्रेज यहाँ पर अपने देश में कब्जा कर चुके थे, ईसाई बनाने का काम चल रहा था. बेसिकली आदिवासी इलाकों में, जनजातीय इलाकों में लोगों को क्या बनाया जा रहा था? ईसाई. उन दिनों उस ईसाई बनाने के खिलाफ यदि कोई बंदा भारत में काम कर रहा था वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती. कौन थे? और वो कह रहे थे कि भाई नहीं, ऐसे किसी को भी ईसाई बनना नहीं है, और यदि कोई ईसाई बन गए उनकी घर वापसी करवाओ. शुद्धि आंदोलन. कौन सा चलाओ? शुद्ध करो. जो ईसाई बन गए उनको वापस क्या बनाया जाए? हिंदू बनाया जाए उनको. स्वामी दयानंद सरस्वती आए हुए थे उदयपुर. कहाँ आए हुए थे? ये उनसे बड़े प्रभावित हुए. गोविंद गुरु उदयपुर आए, उनके उपदेश सुन के गए और उनको लगा यार ये बात सही है, ये तो अपने आदिवासी इलाकों के अंदर भी चल रहा है. और उन्होंने कहा कि अब से अपने भी रोकेंगे, किसी को ईसाई बनने नहीं देंगे या धर्मांतरण करने नहीं देंगे. अंग्रेजों की जो नीतियां उनका क्या करेंगे? विरोध. और इन्होंने लोगों के बीच जाना कहना शुरू किया कि भाई अपने को ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं है, अपने तो भगवान की भक्ति करेंगे. इसलिए इनके पंथ का नाम पड़ा भगत पंथ. क्या नाम पड़ा? और भगत पंथ के लोगों ने आंदोलन चलाया, इसलिए आंदोलन का नाम क्या है? भगत पंथ. तो किससे प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती. और आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए कौन सा पंथ बनाया? देखो, यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे. He was inspired from स्वामी दयानंद सरस्वती. यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे. He was inspired from स्वामी दयानंद सरस्वती. स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे. इंस्पायर्ड फ्रॉम स्वामी दयानंद सरस्वती. देखो, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन. आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन. आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन. इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी. ही फाउंडेड भगत सेक्ट. इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी. ही फाउंडेड भगत सेक्ट. इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी कि भगवान की भक्ति करो, भगत हो सारे आप. तो इनके जितने भी चेले थे वो नाम क्या क्या लिखने लग गए? भगत. देखो, सुरजी भगत. और भक्तों का आंदोलन है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? भगत. भगत पंथ की स्थापना की. कौन से पंथ की स्थापना की? फिर भाई कोई भीलों में आपस में लड़ाइयां हो जाती, कबीले होते, कबीले आपस में लड़ लिया करते. उन लड़ाइयों को दूर करने के लिए ये 1883 में एक सभा बनाते हैं, संप सभा. क्या बनाते हैं? कब बनाएगी? 1883. लिखो. भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी अमंग भील्स. भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी अमंग भील्स. भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी अमंग भील्स.
इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। He founded संप सभा इन 1883 AD। इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। He founded संप सभा इन 1883 AD। इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? कब की? इधर देखना, देख, एक शब्द होता है संपत्ति। क्या शब्द होता है? क्या मतलब होता है इसका? धन। क्या मतलब होता है? पर इसका एक मतलब और होता है प्रेम। क्या होता है? सौहार्द। क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब प्रेम भी होता है। क्या मतलब होता है इसका? सौहार्द भी इसका मतलब होता है। तो अक्सर गांव अपने घरों में भी भाई के साथ लड़ते हैं तो मम्मी के जा रहे गए संपत्ति राखो रे, आपस में क्यों लड़ते हो? वो संपत्ति सब चेंज होता होता हो गया संपत्ति कई जगह। तो मुझे याद है गांव में बोलते संपत्ति राखना चाहिए, भाई भाई को नहीं लड़ना चाहिए। ये संपत्ति चेंज होते होते बन गया तो आपस में संपर्क को क्यों लड़ रहे हो? एकता नाम की चीज होती है। ये पश्चिमी राजस्थान वाले सह को बोलते हैं हम राखना चाहिए, हम लड़ो मती हम राखो। तो सह क्या हो गया इनके? है हो गया। तो संपत्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो संप सभा का मतलब प्रेम बढ़ाने वाली सभा, एकता बढ़ाने वाली सभा, इसलिए नाम क्या रखा गया? कब बनाई गई संप सभा? 1803। पर इस संप सभा का पहला अधिवेशन होता है 1903। कब होता है? बांसवाड़ा के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है मानगढ़। कौन सी पहाड़ी थी? तो मानगढ़ पहाड़ी पर किसका अधिवेशन बुलाया गया? कब बुलाया गया? बनाई कब गई थी सभा? लिखो 1903 ईस्वी में, इन 1903 एडी। 1903 ईस्वी में, इन 1903 एडी, संप सभा का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा। संप सभा का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में वॉज कंडक्टेड एट मानगढ़ हिल। मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया गया, वॉज कंडक्टेड एट मानगढ़ हिल। मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया गया, वॉज कंडक्टेड एट मानगढ़ हिल, बांसवाड़ा। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया गया। अब भाई हर साल अधिवेशन होने लगे, 4, 5, 6, 7 हर साल अधिवेशन होते सरकारों पर दबाव पड़ने लगा। ऐसे लगा कि यार गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया जा सकता। तो गोविंद गुरु एक बार वागड़ छोड़ गए, और वागड़ छोड़ के चले गए ईडर। कहां चले गए? डूंगरपुर के बराबर उधर गुजरात में एक रियासत पड़ती है। इस रियासत का नाम क्या? लाइन चेंज करके लिखो। 1908 ईस्वी में, इन 1908 एडी, गोविंद गुरु ईडर चले गए थे। ईडर गुजरात में। गोविंद गुरु ईडर चले गए थे। गोविंद गुरु मूव्ड टू ईडर। गोविंद गुरु ईडर चले गए थे। गोविंद गुरु मूव्ड टू ईडर। देखो इन्होंने यहां भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग भील सीयर्स। इन्होंने यहां भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग भील सीयर्स। इन्होंने यहां भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। ही इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग भील सीयर्स। इन्होंने यहां भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। किसका संचार किया? कहां पे? ईडर के। तो यहां 1910 में ईडर में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम था पालपट्टा। क्या नाम था? और भीलों में राजनीतिक चेतना ही, भीलों के भील इकट्ठे हुए और पालपट्टा के सामंत के पास में लेके गए अपने 21 मांगे। कितनी मांगे? और कहा ये मांगे माननी पड़ेगी। और पालपट्टा के सामंत को दबाव में आके इनकी मांगे माननी नहीं पड़ी। तो कहां के सामंत को समझौता करना पड़ा? कब करना पड़ा? लिखो 1910 ईस्वी में, 1910 एडी, पालपट्टा के सामंत को, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, वही ईडर में उधर ही जगह, पालपट्टा के सामंत को, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को भीलों के साथ समझौता करना पड़ा। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स। भीलों के साथ समझौता करना पड़ा। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स। भीलों के साथ समझौता करना पड़ा। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स।
खड़ा तो जोर, किसने भेजा? किसका है ये पर्ची? तू खड़ा होकर नहीं पूछ सकता? हाँ, यदि शर्म आती है या मैं जेठ लगता हूँ? इतना अच्छा सवाल है तेरा, और फिर तू खड़ा होकर नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सिक्कर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? पहला ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, एक ऑप्शन है हरि ब्रह्मचारी, एक ऑप्शन है मास्टर चंद्रभान, एक ऑप्शन है नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा बूंदी के हैं। नैनूराम शर्मा का इधर कोई भी लेना देना, हरि ब्रह्मचारी नहीं है तो फिर भी थे, खूब सारे नेता थे, पर सिर्फ बड़ा सा एक लॉजिक ये है कि भाई नैनूराम शर्मा उधर हाड़ौती के नेता, और यदि उधर से इधर आए होते तो अपने पक्के लिखते कि भाई ठाकुर देशराज भरतपुर से आए थे, तो मैंने 3 बार बाकायदा यूं बताया आपको, ठाकुर देशराज थे, ठाकुर देशराज थे, ठाकुर देशराज थे, बार बार पढ़। नैनूराम शर्मा कहीं नाम नहीं, वरना इतना बड़ा नेता था, उधर से आता तो अपने लिखते हैं उनका, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो आगे लिखो, क्या लिखा? बिलों के साथ क्या करना पड़ा समझो। कोष्टक में लिखो 21 मांगे, ताकि याद रहे कितनी मांगे मान ली थी। 21 मांगे। ये ऊपर से लिखा था हमने 1908 में, ईडर चले गए, वहां से लेके यहां तक का बॉक्स में बंद करो, क्योंकि ईडर की बातें हैं, तो सारी ये बॉक्स में बंद कर दो, ताकि याद रहे कि भाई उधर बीच में वागड़ से ईडर भी गए थे। ठीक है, तो 1910 में पालपट्टा के सामंत को कितनी मांगे माननी पड़ गई? अब जो ईडर वाले भीलों ने अपनी मांग मनवा ली, तो वागड़ वाले भीलों में जोश आएगी, अरे यार वो मांगे मनवा गए, अपने उनसे कम थोड़ी है, अपने भी अब मांगे रखनी चाहिए। तो 1910 में अपने वागड़ वाले भीलों ने सरकार के सामने 33 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? और इधर तो भीलों का संगठन काम कर रहा है, संप सभा, कौन सा है? तो संप सभा कितनी मांगे रखती है? 33। कब? 21 तो उन्होंने मनवा ली, थोड़ी अपने ज्यादा ही रख ले। देखो 1910 ईस्वी में, इन 1910 एडी, 1910 ईस्वी में, इन 1910 एडी, संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब अंग्रेजों के सामने, डूंगरपुर के राजा बांसवाड़ा सबको देखे। संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। 33 मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। बट गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दिस डिमांड्स। लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दिस डिमांड्स। लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दिस डिमांड्स। सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दिस डिमांड्स। अब बताओ, सरकार कोई मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन कमजोर पड़ेगा और बढ़ जाएगा? किसानों भीलों ने वेट किया कि 11 में मान लेंगे, 12 में मान लेंगे, नहीं माने, तो 13 वाला जब अधिवेशन हुआ, सम सभा का हर साल अधिवेशन होता, कौन सी पहाड़ी पे? मानगढ़। 13 वाला जब मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन हुआ, तो भीलों के पास एक हथियार तो हमेशा रहता है, तीर कमान। कौन सा होता है? तीर तीर कमान को ही अपनी भाषा में बोलते हैं व्हील। क्या बोलते हैं? व्हील रखने की वजह से कहलाए भील। कि व्हील से बना हुआ शब्द क्या है? भील। व्हील का मतलब क्या होता है? तीर कमान। तो भील हमेशा अपने पास तीर कमान तो रखते थे। इस बार भगवान जाने क्या निर्देश थे या भीलों में क्या चेतना आ रखी थी, इनके पास बाकी हथियार भी थे। जो जब मानगढ़ पहाड़ी की तरफ भील जा रहे थे, तो किसी के पास कोई दूसरा तलवार है, किसी के पास भाला है, किसी के पास लठ है, कोई ना कोई हथियार लिया हुआ। कोई आपके जैसे किसी बंदे ने पूछा, अरे भाई आज तो इतने तैयार हो गए किधर जा रहे हो? एक आधा बंदा कोई बदमाश रहा होगा उनमें से, उसने कहा तुझे नहीं पता कहां जा रहे हैं आज? ना, कि नया देश बनाएंगे, भील देश। वो भाग के राजाओं के पास गया, उसने राजाओं को जाग कहा लोगों ने कि भाई साहब आप हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हो, हम आपको टैक्स देते हैं, यहाँ भील करें, नया भील देश बनाएंगे, तो भील देश में बाकी तो रह ही नहीं सकते। राजा भाग के अंग्रेजों के पास गए, कह रहे हर साल रुपए ले जाते हो टैक्स के, रक्षा करो। तो अंग्रेजों का किससे करनी कि मानगढ़ पहाड़ी पर भील इकट्ठे हो रखे। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना लगा दी चारों तरफ, और 2 कांस्टेबल भेजे ऊपर जाके, पुलिस को, पुलिस के कांस्टेबल ऊपर गिर के जा, भाई चेक करके आओ ऊपर क्या चल रहा है। बिलों में गुस्सा था, 3 साल से वो मांगे रखे हुए थे, लेकिन अभी तक उनकी मांगे मानी नहीं गई थी। पुलिस की वर्दी वैसे ही सरकार का प्रतीक है, वर्दी में जो होता तो माना जाता सरकारी आदमी है, और उन्होंने जैसे पुलिस वालों को देखा कि यही है वो सरकार के आदमी, हमारी बातें नहीं मान रहे, और उन कांस्टेबल पे हमला कर दिया। एक कांस्टेबल की वहीं पे डेथ हो गई, दूसरा जैसे तैसे वहां से भाग के, और उसने आका कि साहब एक बंदे को तो अपने मार दिया,
एक के मेरे देख लो कपड़े ही फाड़ दिए, मुश्किल से जस्ते से नीचे आया। पुलिस से डायरेक्ट पंगा लिया तो बाद में पुलिस ने आओ देखा अंत आओ, पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर। मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 से अधिक भील शहीद हुए। कितने भील शहीद हुए? वो 17 नवंबर 1913 था। कब का दिन था? कौन सी पहाड़ी पे? लिखो मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ में से कर। मानगढ़ कहां पड़ता है? कब हुआ मानगढ़ हत्याकांड? 17 नवंबर 1900। लिख लो भाई। लिखो भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए। मोर देन 1500 भील्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए एंड मोर देन 1500 भील्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए एंड मोर देन 1500 भील्स वर मार्टियर्ड इन इट। एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूँ। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ए जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है ना। तो एक सवाल अपने दिमाग में ये आ सकता है कि सर जलियांवाला तो हुआ 1919, कब हुआ? हमारे वाला हो गया 1913। तो फिर सर अपने वाले की तुलना जलियांवाले से क्यों की जाती है? उल्टा होना चाहिए, जलियांवाले को करना चाहिए पंजाब का मानगढ़। क्या बोलना चाहिए? पर वही ये था कि जलियांवाला हत्याकांड अंग्रेजों वाले राज में हुआ। अंग्रेजों वाले राज में मीडिया वगैरह आ गई थी, बड़े बड़े नेता हो गए थे। तो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हाथों हाथ अखबार वाले चले गए, अगले दिन छप गया, गांधी जी चले गए, बड़ी बड़ी रैलियां हो गई, बड़े बड़े अधिवेशन आयोजित कर लिए, सरकार पे दबाव बना के आयोग वगैरह बनवा लिए। अपने यहाँ मीडिया थी नहीं, एकदम ट्राइबल एरिया के अंदर हुआ, इसलिए पता ही नहीं चला ऐसा कुछ हो गया। अपने वाला को तो पता ही आजादी के बाद चला। जब देश आजाद हो गया, यहाँ की हिस्ट्री लिखने लगे, तब समझ में आ गया यार यहाँ इतना बड़ी चीज हो गई थी। अरे कहा ये तो जलियांवाले बाग जैसा है, तो फिर क्या कहेंगे? राजस्थान का उसका पता पहले चल गया था, हमारे वाले की जानकारी लोगों को बाद में मिली। गोविंद गुरु वहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। एक नेता और थे, उनको साथ में गिरफ्तार किया गया, पुंजा धीर जी। किसको गिरफ्तार किया गया? लिखो, गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु एंड पुंजा धीर जी वर अरेस्टेड। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु एंड पुंजा धीर जी वर अरेस्टेड। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु एंड पुंजा धीर जी वर अरेस्टेड। तो पहले तो कहा भाई गोविंद गुरु को फांसी लगा दो। किसी ने जाके अंग्रेजों को समझाया कि फांसी लगा मत देना, भील इस वजह से परेशान है कि उनसे ज्यादा टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, फिर इस वजह से परेशान है कि उनकी 33 मांगे तुम लोगों ने अभी तक स्वीकार है, फिर इस वजह से परेशान है कि तुमने उनके इतने लोग मार दिए, और अभी यदि बाबा जी को फांसी लगा दी लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो क्या करेंगे यार? एक बार मामले को ठंडा मीठा करो, जेल में डाल दो, बाद में देख लेना क्या करना है। तो गोविंद गुरु को 20 साल की सजा सुनाई। कितने साल की? फिर मुकदमा चला, 20 को घटा के कर दिया 10 साल। तो भाई 10 साल की सजा है गोविंद गुरु, पर 7 साल बाद में गोविंद गुरु को छोड़ दिया। तो बाबा जी टाइप के आदमी थे, जेल में व्यवहार अच्छा था, तो कितने साल बाद छोड़ दिया? पर इनको कहा गया वागड़ इलाके में कोई सभा नहीं करोगे। इन्होंने कहा भाई ठीक है, इधर नहीं आऊंगा। ये गुजरात चले गए थे। गुजरात में गांव पड़ता था काम्बिया। कौन सा गांव था? काम्बिया में अपना बाकी जीवन शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। देखो, 7 वर्ष बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। ही वॉज रिलीज आफ्टर 7 years। 7 वर्ष बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। ही वॉज रिलीज आफ्टर 7 years। सात वर्ष बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। ही वॉज रिलीज आफ्टर 7 years। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। काम्बिया गुजरात में। He spent rest of his life peacefully at village named काम्बिया।
इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। He spent his rest life peacefully at village named काम्बिया। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। काम्बिया कहां पे? He spent his rest life peacefully at village named काम्बिया। कौन से गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा? तो ये आपका भाई भगत आंदोलन है ना। तो भगत आंदोलन कौन से क्षेत्र में हुआ था? वागड़। कौन सी जनजाति द्वारा? भील। कौन नेता इनके? गोविंद गुरु और सुरजी भगत। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए कौन सा पंथ बनाया? भगत पंथ। कौन सा पंथ? और एकता को बढ़ाने के लिए सभा कौन सी थी? संप सभा। बनी कब संप सभा? 1883। पहला अधिवेशन कब हुआ? कौन सी पहाड़ी पे? मांगे कब रखी इन्होंने? 1910। कितनी मांगे? 33। हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। और इस हत्याकांड को राजस्थान का गोविंद गुरु ने अंतिम समय कहां पर बिताया? अगला आंदोलन लिखो। एक ही मूवमेंट या इसी का नाम है भोमट भील आंदोलन। भोमट भील मूवमेंट। एक ही मूवमेंट या दूसरा कौन सा है? भोमट भील मूवमेंट। भोमट उदयपुर में इलाके का नाम है। वहां पर 2-3 ये तहसीलों के कभी नाम सुनो तो ये आते हैं इसके अंदर। नाम सुना आपने गोगुंदा, एक नाम सुना आपने झाडोल, एक कभी आपने नाम सुना हो तो कोटड़ा। कौन कौन सी तहसीलें आती है बताओ देखिए? गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा। कौन से क्षेत्र में? कौन से में? प्रोमिनेंट तो एक ट्राइब रहती है, वो ट्राइब तो यहाँ पे भील। कौन से? पर भीलों के साथ में एक ट्राइब और रहती है, ग्रासिया। कौन से रहते हैं? तो ये आंदोलन बेसिकली 2 जनजातियों द्वारा किया गया। कौन कौन सी जनजातियां? कौन से क्षेत्र में? भोमट। भोमट में कौन कौन से इलाके? एकता बढ़ाने वाला आंदोलन था, इसलिए एक ही भोमट के भीलों का आंदोलन था, इसलिए क्या कहलाता है? भोमट भील। याद रहेगा? देखो, भोमट क्षेत्र में, भोमट के कोष्टक में तीनों नाम लिख लेना। भोमट क्षेत्र में, इन भोमट रीजन, कोष्टक में तीनों लिखना, गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा। भोमट क्षेत्र में, इन भोमट रीजन, भोमट क्षेत्र में, इन भोमट रीजन। कोष्टक बंद कर लो और लिख लो, भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन, या इसका नाम क्या है? अच्छा, यह आंदोलन आपका शुरू होता है मातृकुंडिया से। कहां से होता है? याद आया आपके? चित्तौड़गढ़ में जगह है जिसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। मातृकुंडिया में उसी टाइम चल रहा है खालसा वाले जाटों का। और खालसा वाले जाटों के नेता कौन थे? गोकुल जी। ये दोनों बराबर है, सेम टाइम के आंदोलन, इसलिए गोकुल जी ने भी इस आंदोलन को अपना क्या दिया था? समर्थन। देख लो, यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड मातृकुंडिया। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड मातृकुंडिया। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड मातृकुंडिया। मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। नीचे एक लाइन चेंज कर लिखो, गोकुल जी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। समझ जाओगे ना गोकुल जी कौन है? गोकुल जी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुल जी ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। गोकुल जी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुल जी ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। नेता लिखो, इसके नेता कौन थे? लिखो, मोतीलाल तेजावत।
कौन है नेता बताओ देखे? मोतीलाल तेजावत। किसके नेता है वो? एक ही आंदोलन का दो या बहुमत। मोतीलाल तेजावत के बारे में दो चार पढ़ते, इधर देखना। देखो उदयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है कोल्यारी। कौन सा गांव है? वहां कोल्यारी गांव के अंदर ओसवाल परिवार में जन्म हुआ। कौन से परिवार में? जैन, जैन थे, ओसवाल जैन थे। ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। झाडोल ठिकाने में काम करते थे। कौन से ठिकाने में काम करते? जैसे हम पढ़ते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा कौन से ठिकाने में काम करते थे? बिजोलिया। और फिर ठिकाने की नौकरी छोड़ के आंदोलन में आ गए। वैसे ये झाडोल ठिकाने में काम करते, फिर उधर नौकरी छोड़ के इधर आ गए थे, आंदोलन में आ गए। लिख लो। इनका जन्म कोल्यारी गांव में ओसवाल परिवार में था, उदयपुर में जगह। ही बॉर्न इन ओसवाल फैमिली एट विलेज नेम्ड कोल्यारी। कोल्यारी गांव में ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न इन ओसवाल फैमिली एट विलेज नेम्ड कोल्यारी। ओसवाल, आपने तो गांव में साबुन देखी होगी, है ना? ओसवाल का बट्टा आता है, उसी से कपड़े धोते थे, उसी से नहाते थे, बाल सिल्की सिल्की रहते उससे। जब से शैम्पू वैम्पू लगाने शुरू के बाल उठ गए, लगाने लायक नहीं छोड़ा। इनका जन्म कोल्यारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ओसवाल फैमिली एट विलेज नेम्ड कोल्यारी। यह झाडोल ठिकाने में कार्य करते थे। ही सर्व्ड इन झाडोल ठिकाना। यह झाडोल ठिकाने में कार्य करते थे। ही सर्व्ड इन झाडोल ठिकाना। लेकिन बाद में इनको लगा कि यार देखो, अपने तो यहाँ ठिकाने की नौकरी कर रहे हैं, उधर लोग जो परेशान है बेचारे, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये किस में जुड़ गए? आंदोलन। पढ़े लिखे आदमी थे, थोड़े ठिकाने में नौकरी की हुई थी, समझते थे चीजों को। ये जनजातियों के पास गए, इन्होंने जाके पूछा, अरे पहले ये तो बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है, यूं मतलब क्या है? तो लोगों ने अपनी डिमांड बताई। तो डिमांड भी 21। कितनी मांगे भी? इन्होंने 21 मांगे सरकार के सामने रखी। उन मांगों को कहते हैं मेवाड़ की पुकार। क्या कहते हैं? कि इन 21 मांगों में कौन पुकार रहा है? मेवाड़। तो गोगुंदा जाडोल कोटड़ा कहां पड़ते थे? मेवाड़। तो मेवाड़ के महाराणा को जाकर, साहब मेवाड़ पुकार रहा है 21 मांगों के अंदर आपको। किसने रखी 21 मांगे? स्टार लगा के लिखो, पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ सवाल है। इन्होंने 21 मांगे सरकार के सामने रखी थी। He demanded 21 demands before government. इन्होंने 21 मांगे सरकार के सामने रखी थी। He presented 21 demands before government. He presented 21 demands before government. इन्होंने 21 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। Which is called as मेवाड़ की पुकार। जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करना, यही सवाल पूछेंगे आपसे। जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। Which is called as मेवाड़ की पुकार। जिन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। हालांकि खूब सारी मान ली थी, 21 में से 18 मानी थी इनकी। कितनी मानी थी? पर इन्होंने कहा कि नहीं भाई, सारी मांगे स्वीकार नहीं की, तब तक हम आंदोलन को बंद ही। देखो, सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड्स। सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड्स। तो सरकार ये मांगे नहीं मानेगी तो आंदोलन कमजोर पड़ेगा या बढ़ जाएगा? देखो, धीरे धीरे यह आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। ग्रेजुअली दिस मूवमेंट स्प्रेड इन अदर एरियाज। धीरे धीरे यह आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। ग्रेजुअली दिस मूवमेंट स्प्रेड इन अदर एरियाज। जैसे कौन कौन से क्षेत्रों में? लिख लो। तो अभी तक तो ये मेवाड़ में चल रहा था, अब ये चला गया वागड़। वागड़ मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सिरोही चला गया। ईडर, ईडर गुजरात में। विजयनगर भी गुजरात में एक रियासत है। इन क्षेत्रों में चला गया। जैसे क्षेत्रों के नाम लिख लो, कौन कौन से क्षेत्रों में चला गया? कौन कौन से इलाकों में चला गया बताओ देखे? वागड़, सिरोही, ईडर, विजयनगर। ईडर विजयनगर दोनों पड़ते हैं आपके गुजरात में। विजयनगर, ये इलाके कहां पड़ते हैं? गुजरात। तो यहाँ विजयनगर रियासत में गांव था नीमड़ा। कौन सा गांव था? यहाँ पे पुलिस फायरिंग कर देती। लिखो नीमड़ा हत्याकांड।
नीमड़ा में से कर। वही भीलों की एक सभा थी, पुलिस ने फायरिंग की, 1200 से अधिक भील शहीद हुए थे। लिखो। नीमड़ा विजयनगर में भाई, गुजरात में जगह। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1922। लिखो। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हुए एंड मोर देन 1200 भील्स फॉर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हुए एंड मोर देन 1200 भील्स फॉर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हुए, मोर देन 1200 भील्स फॉर मार्टेड इन इट। कितने भील शहीद हुए? 1200 से अधिक भील शहीद हुए। मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं, पकड़े नहीं गए भाई। लिख लो, मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। मोतीलाल तेजावत वो एस्केप्ड। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। मोतीलाल तेजावत वो एस्केप्ड। बाईस में हत्याकांड हुआ था, 7 साल फरार चले, 1929 आ गया। तो गांधी जी ने इनको कहा कि मोतीलाल जी सरेंडर कर दो, भागने की आवश्यकता नहीं। आपने कोई गलत काम थोड़ी किया जो भाग रहे हो। आपने सभा बुलाई थी, सरकार की गलती है, सरकार ने फायरिंग की, आपकी क्या गलती है? तो साहब मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, कोई बात नहीं, गिरफ्तार हो जाओ, इससे सरकार एक्सपोज होगी कि साहब शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, पहले तो लोगों को मारा और फिर क्या कर रही है? गिरफ्तार। तो गांधी जी के कहने पर सरेंडर कर देते हैं ईडर में। कहां करते हैं? कब किया? 1929। किसके कहने पे? देखो, 1929 इन 1929 एडी 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में 1929 एडी गांधी जी के कहने पर ऑन एडवाइज ऑफ गांधी जी, गांधी जी के कहने पर ऑन एडवाइज ऑफ गांधी जी, इन्होंने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। ही सरेंडर्ड एट ईडर। इन्होंने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। ही सरेंडर्ड एट ईडर। इन्होंने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। ही सरेंडर्ड एट ईडर। ईडर में क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण। किसने? हाथों हाथ पकड़ा भाई। कौन है? कि मोतीलाल तेजावत। कौन सा काम है? कोलियारी का भाई, मेवाड़ का गांव, मेवाड़ वालों को सौंप दो। मेवाड़ वालों ने पकड़ के जेल में 7 साल जेल में और रहे। 22 में फरार हुए, 7 साल बाद में सरेंडर किया। 7 साल किसमें बैठे रहे? तो गांधी जी के एक पीए हुआ करते, उनका नाम था मणिलाल कोठारी। क्या नाम था? गांधी जी के पीए, उनका नाम क्या? मणिलाल कोठारी। इनसे मिलने के लिए आए। पूछा मोतीलाल जी से, बताओ भाई मोतीलाल जी क्या समाचार है? अरे के समाचार खराब है यार, तुम लोगों ने कहा था सरेंडर कर दो, मैंने कर दिया, आप 7 साल से जेल के अंदर बैठा हूं यार, सुध बुद्ध तो लो थोड़ी बहुत। मणिलाल कोठारी ने कहा मैं कुछ काम करता हूँ। मणिलाल कोठारी मेवाड़ की सरकार से मिले, राजा से मिले, कहा साहब छोड़ो यार, बंदे ने किसी को मारा तो है नहीं, मर्डर तो किया है नहीं, आंदोलन किया था, उसमें तुमने गिरफ्तार किया, छोड़ दो। तो सरकार ने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा, छोड़ेगा तो हम तो मान लेंगे। मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट का नाम था महेंद्रनाथ सभा। मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते थे? तो मणिलाल कोठारी ने कहां पर एप्लीकेशन लगाई? महेंद्रनाथ सभा का। भाई किसको छोड़ दिया जाए? मोतीलाल। महेंद्रनाथ सभा का छोड़ देंगे, पर मोतीलाल जी को लिख के देना पड़ेगा कि भविष्य में कोई आंदोलन नहीं करेंगे। मणिलाल कोठारी का दिमाग खराब तुम्हारा, क्यों लिख के दे? तो कहा भाई नहीं लिख के देंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार है, कोर्ट है, कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तो छोड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जब जमा नहीं करवाओगे तो नहीं। अरे यार मैं कह रहा हूं आंदोलन नहीं करेंगे, तुम तो छोड़ दो ना साहब, ऐसे कहने की कोई वैल्यू? मोतीलाल जी के पास मणिलाल कोठारी है, कह यार तुम्हारे महेंद्र सभा का दिमाग खराब है सुप्रीम कोर्ट का, और तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मोतीलाल जी को लिख के देना पड़ेगा। मैंने कहा जब लिख के तो हम नहीं देंगे। मोतीलाल जी का कागज लो फटाफट, लिखो। 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, 1936 एडी, मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी, गांधी जी के पीए हुआ करते मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी, महेंद्र सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था। महेंद्र सभा रिलीज्ड मोतीलाल तेजावत।
महिंद्रा सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था। महिंद्रा सभा रिलीज टू मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम ये थे: चरखा काटना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में लगाया। He spent rest of his life in creative programs of गांधी जी। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाया। He spent rest of his life in creative programs of गांधी जी। अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाया। He spent rest of his life in creative programs of गांधी जी। लाइन चेंज कर लिखो। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। He is called as मसीहा of tribals। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। He is called as मसीहा of tribals। मसीहा मतलब बचाने वाला, भगवान टाइप आदमी, देवदूत। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। He is known as मसीहा of tribals। आदिवासी ने बाऊजी कहते थे। ट्राइबल्स कॉल्ड हिम बाऊजी। आदिवासी ने बाऊजी कहते थे। ट्राइबल्स कॉल्ड हिम बाऊजी। आदिवासी ने बाऊजी कहते थे। क्या कहते थे? बाऊजी का मतलब होता है सम्माननीय आदमी, है ना। ये गुजरात का असर है। गुजरात साइड में कोई बड़ा आदमी, पूजनीय, सम्माननीय, रेस्पेक्टेड बंदा होता है, उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? या उसी से शब्द बना इनका बापू। क्या बना? तो बापू का मतलब यही है, बड़ा आदमी, इज्जत वाला जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं? बापू। महात्मा गांधी को इसीलिए तो बापू कहते हैं। इसलिए थोड़ी कहते हैं कि बूढ़े हैं, इसलिए कहते हैं गुजराती है। जो गुजराती पैसे वाला टाइप का आदमी, सॉरी, इज्जत वाला आदमी है, बड़ा आदमी है, सम्माननीय आदमी, उसको लोग क्या बोलते हैं? मुरारी बापू, आसाराम जी। भाई पकड़े नहीं गए तब तक तो थे ही, तब तक तो लोग इज्जत दे ही रहे थे। इज्जत दे रहे थे तो क्या कहते थे? बापू। अभी रविंद्र जडेजा का थोड़े दिन पहले का बयान है कि भाई रविंद्र जडेजा कहा गया कि भाई आपको लोग सर रविंद्र जडेजा कहते हैं, आप कैसे लगता है? तो उसने कहा यार इस सर से तो मुझे एलर्जी है। कहे सर कहते हैं, यदि वास्तव में लोगों का प्यार है तो मुझे बापू कहे। क्या कहें? क्योंकि गुजरातियों को सबसे अच्छा शब्द क्या लगता है? बापू का मतलब उनका रेस्पेक्टेड बनता है। तो इनको भी जनता बाप जी करते करते धीरे धीरे क्या करने लगी? किसको? एक इसी में हेडिंग डालो, महिंद्रा सभा। पढ़ लेते हैं दो बातें इसके बारे में। देखो, महिंद्रा सभा। देखो, यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इन 1880 महाराणा सज्जन सिंह फाउंडेड इट। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इन 1880 महाराणा सज्जन सिंह फाउंडेड इट। महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। एक नाम और था इसका, लिख लो, अन्य नाम, इजलास खास। बाद में महिंद्रा सभा किया था, पहले इजलास खास बोलते थे। पहले फारसी टर्मिनोलॉजी अपने खूब चलती थी यहां पर। तो अन्य नाम इजलास खास। तो महिंद्रा सभा का दो या क्या कर दो इसको? इजलास खास। क्या था ये? मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट। कब बनाया गया? 1880। किसके द्वारा बनाया गया? बॉक्स बंद कर लो इस बात को, ताकि अलग से बता रहे आपको। अगला लिखो, सिरोही का एक ही आंदोलन, एक ही मूवमेंट ऑफ सिरोही। ये तो मेवाड़ का था, भोमट क्षेत्र का था, इसलिए नाम क्या पड़ा? भोमट भील। हालांकि बड़ा हो गया, वो बात दूसरी है। अगला लिख लो, मेव सिरोही का, एक ही मूवमेंट ऑफ सिरोही। सिरोही का एक ही आंदोलन।
वो सेम भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा शुरू किया गया। लिख लो, भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड दिस मूवमेंट। अच्छा, मोतीलाल तेजावत मेवाड़ में आंदोलन कर रहे थे। अब याद करो, मैंने बताया था कि आंदोलन धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, तो मैंने सिरोही लिखाया था। तो ये मेवाड़ से कहां फैला था? सिरोही। तो मोतीलाल तेजावत को भी यूं बीच में लगा था मेवाड़ में गिरफ्तार कर सकते हैं, तो मेवाड़ छोड़ के कहां आ गए थे? सिरोही। जैसे गोविंद गुरु वागड़ छोड़ के चले गए थे ईडर, ये मेवाड़ छोड़ के कहां आ गए थे? सिरोही। तो नेता लिखो मोतीलाल तेजावत। नेता कौन है? अच्छा मुझे बताओ, मोतीलाल तेजावत हिंसक आंदोलन करते हैं अहिंसक? गांधी जी टाइप के आंदोलन थे। इन दिनों गांधी जी का जोर था, 1920 में गांधी जी असहयोग शुरू कर चुके थे, तो सब तरफ गांधी जी वाला जोर ही था। तो इधर जब इस सिरोही के अंदर आके इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई देखो, हमारे भोमट वालों ने आंदोलन कर रखा है, गलत बातें क्यों माननी, शांतिपूर्ण ढंग से अपने को क्या करना चाहिए, आंदोलन। तो सिरोही वाले आदिवासी इनको कहने लगे मेवाड़ का गांधी। क्या कहने लगे कि आजकल तो हमारे तो गांधी जी आ रखे हैं भाई, कहां से? मेवाड़ से आ रखे हैं। लिख लो, सिरोही के आदिवासी इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते थे। ट्राइबल ऑफ सिरोही कॉल्ड हिम गांधी ऑफ मेवाड़। सिरोही के आदिवासी इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते थे। ट्राइबल्स ऑफ सिरोही कॉल्ड हिम गांधी ऑफ मेवाड़। देखो, हमने पढ़ा है आंदोलन अन्य क्षेत्रों में फैला, मैंने लिखवाया वागड़, सिरोही, ईडर लिखवाया। उधर ईडर में एक पार्टी बन गई थी, उस पार्टी का नाम था ईडर प्रजा मंडल। क्या नाम था पार्टी का? प्रजा की पार्टी थी, इसलिए नाम क्या हो गया? ईडर प्रजा मंडल। उस ईडर प्रजा मंडल को पता चला कि यार उधर आंदोलन चल रहा है, तो ईडर प्रजा मंडल ने भी इस आंदोलन को क्या दे दिया? अपना समर्थन। तो सिरोही के आंदोलन को कौन से प्रजा मंडल ने समर्थन दिया? देख लो, ईडर प्रजा मंडल ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। ईडर प्रजा मंडल ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ईडर प्रजा मंडल ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। ईडर प्रजा मंडल ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ईडर प्रजा मंडल ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। ईडर प्रजा मंडल ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। अब बातें बढ़ गई तो उन दिनों सिरोही में एक प्रधानमंत्री हुआ करते, उन प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री को अपने यहाँ पे बोलते दीवान। क्या बोलते? और जो सिरोही के दीवान जी थे उनका नाम था रमाकांत मालवीय। क्या नाम था? याद आया कुछ? क्या याद आया? बिजोलिया किसान आंदोलन में 1920 का जो दूसरा जांच आयोग था, उसमें 3 मेंबर थे। क्या क्या नाम थे? राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता, रमाकांत। ये रमाकांत मालवीय मदन मोहन मालवीय के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? ये अपने 2 रियासतों में काम कर गए, कुछ दिन मेवाड़ रियासत में काम किया और कुछ दिन कहां काम किया? सिरोही। ये क्या है? सिरोही के प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री चाहेगा आंदोलन ना हो, तो सरकार का तो काम क्या? आंदोलन रोकना। और जिनको कमी, वो जिनको सरकार में कमी नजर आ रही है, वो क्या करेंगे? आंदोलन चालू करेंगे अपना। तो रमाकांत मालवीय ने किसानों को, मोतीलाल तेजावत को कहा कि भाई आंदोलन बंद कर दो यार, तुम्हारी बातें मान लेंगे। लेकिन मोतीलाल तेजावत माने। तो रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक को बुलाया। किसको बुलाया? भाई ये 1921-22 का टाइम है, विजय सिंह पथिक बड़े नेता है। तो विजय सिंह जी कहा, विजय सिंह जी आप, विजय सिंह पथिक ये बिजोलिया में काम किए हुए तो जानकार थे आपस में, तो कहा आप यहाँ पे और आके यार किसानों को मनाओ, मोतीलाल तेजावत को मनाओ कि हमारे यहाँ पर कोई आंदोलन ना करे, हम इनकी बातें वैसे ही मान लेंगे। किसानों को समझाने के लिए किसको बुलाया गया? देखो, किसानों को समझाने के लिए, टू कन्विंस फार्मर्स, किसानों को समझाने के लिए, टू कन्विंस फार्मर्स, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने, रमाकांत मालवीय दीवान ऑफ सिरोही, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने, रमाकांत मालवीय दीवान ऑफ सिरोही, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक को बुलाया, इनवाइटेड विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक को बुलाया, इनवाइटेड विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक को बुलाया, इनवाइटेड विजय सिंह पथिक।
पथिक जी आए, पथिक जी आगे किसानों से मिले कि हाँ भाई तुम्हारी बातें मान लेंगे, रमाकांत जी कह रहे हैं तुम आंदोलन मत करो। किसानों ने कहा साहब हम तो एक ही आदमी की बात मानेंगे, वो आदमी है मोतीलाल तेजावत जी, कर देंगे तो आंदोलन बंद कर देंगे, आपको हम तो जानते नहीं कौन हो आप। तो विजय सिंह पथिक जाके किससे मिले? मोतीलाल तेजावत जी जाके, तेजावत जी यार आप तो मेरे दोस्त हो यार, आप तो मेरी बात मानो और यहाँ पर कोई भी आंदोलन मत। तेजावत जी का विजय सिंह जी, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस, आप अपना आंदोलन अलग करो, मैं अपना आंदोलन अलग करूंगा, यहां पंचायती करने की आवश्यकता, लिख लो। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की थी। विजय सिंह पथिक मेट फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की थी। विजय सिंह पथिक मेट फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व्ड। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व्ड। फिर आंदोलन थोड़ा बढ़ गया, तो यहां पर भाई हत्याकांड हो गए थे दो। तो आपसे पूछेंगे हत्याकांड किससे जुड़े में, लिख लो ट्रेजेडी। नाम नाम याद रखना, तो सिंपल अपने प्री का सवाल बनेगा। सिरोही में एक गांव पड़ता है सियावा, यहां पर हत्याकांड होता है 12 अप्रैल 1922 को। सिरोही में दो गांव और पड़ते हैं, एक गांव का नाम है भूला, एक गांव का नाम है बालोलिया। यहाँ पे फायरिंग हुई थी 5 और 6 मई को। सियावा हत्याकांड कब हुआ था? 12 अप्रैल 1922। भूला और बालोलिया हत्याकांड कब हुए? सिंपल कोई प्री में क्वेश्चन आएगा, भूला व बालोलिया हत्याकांड कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं? सिरोही के एक के आंदोलन या सिरोही के एक के आंदोलन से इनमें से कौन सा हत्याकांड जुड़ा हुआ? ऑप्शन दे देगा, डाबी, गोविंदपुरा, निमूचना और सियावा। कौन सा जुड़ा हुआ है? सियावा। याद रह जाएगी बात। एक आंदोलन और लिख लो, लिखो मीणा आंदोलन, मीणा मूवमेंट। किसी टाइम में इस जयपुर वाले इलाके में मीणा जनजाति का राज था। किसका राज था? बाद में यहाँ पर एक नया वंश आता है, कछवाहा। कौन सा वंश आता है? और मीणाओं को हरा के यहाँ पर कब्जा कौन कर लेते हैं? कछवा। तो जब कछवाहों ने कब्जा किया तो मीणाओं ने इनके खिलाफ विद्रोह किए, और मीणाओं ने कहा कि विद्रोह किया भाई, हमारी जमीन ले लिया यार तुमने, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। राजा थोड़े इंटेलिजेंट पड़े और राजाओं ने उनको बुला, कहा भाई इधर आओ, क्यों विद्रोह कर रहे हो हमारे खिलाफ? तो आपने हमारी जमीन पर कब्जा किए। तो राजाओं ने खूब सारे जो किसान थे उनको जमीनें उनकी क्या दे दी? वापस। जिनको जमीनें वापस मिली वो कहलाए जमींदार मीणा। क्या कहलाए? लेकिन सबको जमीनें नहीं दी जा सकती, कुछ लोग फिर भी रह गए। अब वो फिर आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने वापस बुलाया, कछवाहों ने वापस बुलाया कि भाई अब बताओ अब क्या रह गया, कि हमें तो मिली नहीं, उनको मिली है जमीनें। तो आप कहा भाई जमीन तो इतनी है, उनको तो बांट दी, आपको हम नौकरी देते हैं, आप जयपुर की पुलिस हो। आप क्या हो? जयपुर की। आप जयपुर की चौकीदारी करोगे, इसलिए क्या हो गए? तो मीणाओं में दो वर्ग बन गए, एक तो जमींदार मीणा हो गए, कौन से हो गए? और चौकीदार मीणा वाकई बेहद बहादुर रक्षक वफादार हुए, जयपुर की रक्षा के लिए 7-7 पीढ़ियों ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी होगी। अब आया अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों का रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। इसलिए चौकीदार मीणा बेरोजगार हो गए, कोई काम ही नहीं बचा भाई। पहले तो गांव की चौकीदारी के नाम पर उनको टैक्स मिला करता, उसका हिस्सा मिला करता, लेकिन अब वो सब चीजें क्या हो गई? खत्म। कहीं थी तो थोड़ी हो गई, वो चीजें अपने आप कम हो गई। कम हो गई तो बाद में चौकीदार मीणाओं के पास कोई काम नहीं बचा। तो ये सिक्कर साइड में नीम का थाना वाला बेल्ट पड़ता है, इस साइड में भाई चौकीदार मीणाओं के गांव थे, इन्होंने डाके मारने शुरू किए, और ये तोड़े धाड़े डाके मारने शुरू किए।
कि दिन में किसी घर के आगे से निकलना और उसको पूछना, भाई चौधरी भैंस कितने की लाए थे? चौधरी साहब ने कहा, भाई भैंस तो 10,000 की लाया था। इतनी महंगी, और घर के बाहर और बांधते हो। और 2 दिन बाद में वही उसको उठा के ले जाते, चोर के ले जाते उस भैंस को, और 4 दिन बाद में आकर कहते कि भैंस वापस दे देंगे, 6,000 रुपए दे रहे हो। तो पूरा एकदम कंट्रोल ढंग से। भारत सरकार, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों नोटिस किया कई राज्यों में इस प्रकार की जनजातियां हैं जिनका मुख्य काम अपराध करना है। मुख्य काम क्या है? इसलिए 1924 में अंग्रेजी सरकार एक कानून लाई, आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या कानून लाई? कुछ जनजातियां ऐसी है जो क्या करती है? अपराध। और उसमें अपनी एक जनजाति का नाम जोड़ दिया। किसका जोड़ दिया? मीणा। देखो 1924 ईस्वी में, इन 1924 एडी, आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया। एंड मीणा जनजाति, मीणा ट्राइब वॉज इंक्लूडेड इन इट। तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया। एंड मीणा ट्राइब वॉज इंक्लूडेड इन इट। ये तो भारत सरकार की एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में बताया गया कौन कौन सी जनजातियां क्या करती है? अपराध। जयपुर की सरकार ने इस पे इंप्लीमेंटेशन दिखाया, और 1930 में जयपुर की सरकार एक नया कानून पारित करती है, जराई एम-पेसा अधिनियम। कौन सा पारित करती है? सुनना है, इधर देखना है एक बार। पैसा का तो मतलब होता है प्रोफेशन। क्या मतलब होता है? जैसे भाई मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, आपका प्रोफेशन क्या होगा? आप अधिकारी बनोगे तो आरएस। किसी का प्रोफेशन हो सकता है किसान, किसी का हो सकता है पुलिस, किसी का सेना हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, अलग अलग है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी की दुकान हो सकती है। तो अलग अलग प्रोफेशन है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोफेशन बना लिया अपराध। क्या बना लिया? तो जराइम का मतलब होता है अपराध। क्या मतलब होता है? भाई प्रोफेशन का मतलब है जहां से आपकी अर्निंग होती है, जिससे आपकी आजीविका, लाइवलीहुड जिससे चलता है, वो आपका क्या है? प्रोफेशन। मैं कहूं भाई मेरा जीवन किससे चलता है? मैं जो पढ़ाता हूं इससे। ऐसे कोई आदमी का अपना तो जीवन तभी चलता है जब इधर उधर से कुछ लेके आते हैं। अपराध करेंगे तो जीवन चलेगा, बाकी कोई अपने साइड इनकम नहीं है। तो एक अधिनियम कौन सा पारित किया? जराइम पेशा क्राइम प्रोफेशन एक्ट। कुछ लोगों ने क्राइम को क्या बना लिया अपना, और इस एक्ट में एक लाइन लिखी गई कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगानी जरूरी है। गांव में जितने भी मीणा महिला और पुरुष है वो डेली थाने में आगे क्या लगा के जाएंगे? तो अब गांव में गिनते कि मान लो एक गांव में 100 बंदे हैं, हाजिरी लगाई 96 आए, मतलब 4 एब्सेंट है। अब आसपास में कहीं चोरी होती है, इन 4 को पकड़ लो। गांव में हाजिरी लगाई, हाजिरी में आए 103, मतलब 3 बंदे ज्यादा है। अब यदि इस गांव में चोरी हुई, इन 3 को उठा लो। अब ये नियम तो गलत है। न्यायपालिका का सिद्धांत कहता है कि 100 आदमी अपराधी निकल जाए लेकिन एक भी निर्दोष फंसना। यहां तो आपने अपराधियों को पकड़ने के लिए 100 निर्दोष को क्या लगा दिया? लाइन। ये तो नहीं कि 100 के 100 अपराधी रहे होंगे, 100 के 100 इस प्रकार के काम करते होंगे। 10 रहे होंगे, 20 रहे होंगे, 30 रहे होंगे, 40 रहे होंगे। 40 भी रहे तो भी 60 तो निर्दोष फंस गए। तो इस एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का नाम ही क्या है? मीणा। समझ में आएगी बात? देखो 1930 ईस्वी में, इन 1930 1930 ईस्वी में, 1930 एडी, जराइम पेशा अधिनियम पारित किया गया। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। जराइम पेशा अधिनियम पारित किया गया। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। जराइम पेशा अधिनियम पारित किया गया। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। तथा इस अधिनियम के तहत, अंडर दिस एक्ट, तथा इस अधिनियम के तहत तथा इस अधिनियम के तहत एंड अंडर दिस एक्ट, प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य था। कंपल्सरी अटेंडेंस वॉज मेड फॉर एवरी मीणा मैन एंड वुमन इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य था। कंपल्सरी अटेंडेंस वॉज मेड फॉर एवरी मीणा मैन एंड वुमन इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य था। कंपल्सरी अटेंडेंस वॉज मेड फॉर एवरी मीणा मैन एंड वुमन इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य था। लाइन चेंज करके लिखो। मीणा जनजाति ने इन अधिनियमों का विरोध किया। मीणा ट्राइब अपोज्ड दीज एक्ट्स। मीणा जनजाति ने इन अधिनियमों का विरोध किया।
मीणा ट्राइब अपोज दीज एक्ट्स तथा इनके खिलाफ आंदोलन चलाया एंड स्टार्टेड मूवमेंट तथा इनके खिलाफ आंदोलन चलाया एंड स्टार्टेड मूवमेंट। नेता लिखो। कौन कौन नेता बताओ देखे। महादेव राम, जवाहर राम और मीणा आंदोलन के नेता। क्या क्या नाम दोबारा बताओ। इन्होंने 1933 में महासभा बनाई बाकायदा, मीणा रीजनल महासभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा। जाट महासभा तो कब बनाई गई थी? 1931। और मीणा रीजनल महासभा कब बनाई गई? 1933। लिखो 1933 ईस्वी में, 1933 एडी। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। लेकिन शुरुआत में कोई असर हुआ नहीं। फिर अपने यहाँ पर एक संत रहा करते थे, मगन सागर जी महाराज। क्या नाम था? उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, वही नीम का थाना जो सिक्कर में जगह पड़ती है, यहाँ पे सम्मेलन बुलाया गया। लिखो नीम का थाना सम्मेलन, नीम का थाना कॉन्फ्रेंस 1944। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया बताओ देखिए, कब बुलाया गया? 1944। एक संत है जिनका नाम है मगन सागर। क्या नाम है? तो मगन सागर जी ने सम्मेलन बुलाया और मगन सागर जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था मीन पुराण। क्या नाम था? मीन पुराण नाम की बुक लिखी किसने? और कौन सा सम्मेलन बुलाया, कब बुलाया, और बुक कौन सी लिखी? मीन पुराण। और इस बुक में मगन सागर जी ने लिखा कि यार मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार था? और भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से मीणा जनजाति की क्या हुई? उत्पत्ति। तो एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं कि भगवान विष्णु के पहले अवतार से हम पैदा हुए, फिर हम कहते हैं किसी टाइम हमारे पूर्वजों ने इस जयपुर रियासत पे क्या किया था? राज। फिर हम कहते हैं कि हम उन चौकीदार मीणाओं के वंशज हैं जिन्होंने इस जयपुर रियासत की रक्षा के लिए अपनी जी जान की बाजियां लगा दी। तो कहां तो अपने वो गौरवशाली पूर्वज और कहां अपने अब ठेठ ये काम बचे, अब दूसरे कोई काम ही नहीं बचे। तो इस मीन पुराण नाम की पुस्तक में मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास लिखा गया। क्या लिखा गया? और उन्होंने कहा यार इस प्रकार के काम हमें अब करने नहीं चाहिए। लिखो संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। तथा इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास लिखा गया। एंड ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब वाज डिस्क्राइब्ड इन इट। तथा इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया। एंड ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब वाज डिस्क्राइब्ड इन इट। मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब वाज डिस्क्राइब्ड इन इट। कौन सी बुक में?
मीन पुराण। किसका गौरवशाली इतिहास लिखा गया? मीणा जनजाति का। किसके द्वारा? अब हाँ, आप अपने पूर्वजों के बारे में ऐसी बातें पता चलेगी, लोगों को लगेगा यार वास्तव में गलत ट्रैक पे आ गए, अपने को ट्रैक छोड़ना चाहिए। तो हाथों हाथ एक बनाएगी मीणा सुधार समिति। क्या बनाएगी? तो बस सभी के भी यहीं से सुधार करेंगे। तो लिखो मीणा सुधार समिति। सम्मेलन में बना ली थी मीणा रिफॉर्म कमेटी। समिति के सदस्य लिख लो। कौन कौन है बताओ देखे? बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार, अजय, लक्ष्मी नारायण झरवाल। नाम बताओ देखिए दोबारा, क्या क्या नाम है? बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार, अजय और लक्ष्मी नारायण। इन्होंने मिलकर क्या बनाई थी? मीणा सुधार समिति। कौन से सम्मेलन के दौरान ये डिसीजन हुए? नीम का थाना। कौन से में? और अब वाकई सुधार होने शुरू हुए, लोगों में जागृति आनी शुरू हुई कि ना यार ये काम काज अपने करने नहीं है। इसलिए बाद में जयपुर में अपने गांव पड़ता है बागावास। कौन सा गांव है? यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया, बागावास सम्मेलन। लिखो बागावास कॉन्फ्रेंस। अट्ठाईस अक्टूबर 1946। कब बुलाई गई बागावास कॉन्फ्रेंस? खूब सारे चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए। भाई होता क्या था, गांव के अंदर जो भी चौकीदार मीणा होते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो कहा भाई हम आज के बाद ये पद छोड़ते हैं। अब वैसे रुपए तो हमें मिलते नहीं, केवल पद पद बचे हुए, हम इन पदों का भी क्या करते हैं? त्याग। तो कितने हजार मीणाओं ने इस्तीफे दिए? 26। और इस दिवस को कहा मुक्ति दिवस। क्या मनाया? भाई पापा कटा रहे, मुक्ति मिली इससे, हमें ये पद चाहिए अब नहीं। लिबरेशन डे लिखो। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे। तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे। तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे। किस रूप में मनाया इसको? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फाइनली 1952 में जाके ये कानून ही समाप्त कर दिया गया, जरा एम पेसा। कौन सा कानून समाप्त किया गया? लिखो आप एक लाइन। 1952 ईस्वी में इन 1952 एडी। 1952 ईस्वी में इन 1952 एडी जरा एम पेसा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वाज एबोलिश्ड। जरा एम पेसा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वाज एबोलिश्ड। जरा एम पेसा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वाज एबोलिश्ड। कौन सा अधिनियम समाप्त कर दिया गया? जरा एम पेसा अधिनियम क्या कर दिया गया? समाप्त। कब कर दिया गया? 1952 के अंदर। हालांकि
जब ये आंदोलन भाई 30 में कानून आया था कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना क्या है अनिवार्य, लोगों ने जब विरोध किया ना तो सरकार वैसे आ गई थी कि भाई पिछले 10 साल में जिसने अपराध नहीं किया उसको थाने में हाजिरी लगाने की आवश्यकता, 10 साल में नहीं किया तो अपराधी नहीं यार, वो क्यों लगाया आके। फिर धीरे धीरे कर दिया 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, जिसने अपराध नहीं किया वो थाने में हाजिरी ना लगाए। 52 तक आते आते तो कई थे जिन्होंने कहा भाई हम तो करेंगे, भले 15 दिन नहीं तुम 3 दिन का दे दो तो भी हम तो करके दिखा दे। तो वो कुछ लोग थे जो थोड़े बहुत लोग ये हाजिरी लगाते थे, बाकी हाजिरी लगाते नहीं थे। फिर ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि भाई ये अब जाति पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे लोग आदतन अपराधी है। कैसे अपराधी है? जिन्होंने अपराध को क्या बना लिया, हेबिचुअल ऑफेंडर। ये एक्ट आज भी लागू होता है, आदतन अपराधी अधिनियम। हर थाने के अंदर लिस्ट होती है कि यहाँ के हेबिचुअल ऑफेंडर कौन कौन है, और चुनाव का टाइम आता है तो उन सबको बुला कहते हैं अरे यदि इधर उधर कहीं चले गए तो देख लेना, यहीं रहोगे, दिल्ली थाने में आना इधर। तो अभी भी सरकार इस प्रकार की लाती है। फिर दूसरा एक ये हुआ कि 47 में देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद में आ गया संविधान, संविधान आया तो उसके अंदर आरक्षण वाले प्रोविजन आए, मीणा जनजाति में एजुकेशन आई, एजुकेशन आई तो बाद में उधर नौकरियों की तरफ रुझान बढ़ा, नौकरियों की तरफ रुझान बढ़ा तो नीम का थाना वाला जो बेल्ट था जो किसी टाइम में इस चोरी के लिए फेमस हो गया था, वहां गांव पड़ता है नया बास। कौन सा गांव है वो? गांव बाद में कलेक्टरों के लिए फेमस हुआ। आज आप नया बास के अंदर चले जाओ, कोई शादी ब्याह के अंदर तो लाल बत्तियों की लाइन लगती है। तो जब समाज एजुकेशन में आता है तब सारी चीजें अपने आप ही क्या हो जाती है, धीरे धीरे। तो 52 के बाद में धीरे धीरे वैसे चीजें समाप्त हो गई, तो 52 तक जाते जाते इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, पहले बड़ी चीजें। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं। पहले पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर चोर ही थे, और पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो जो लोग रेगिस्तान के अंदर रहे हैं उनका मुख्य काम डाके मारना रहा है। और इनकम सोर्स क्या है, खाओगे क्या, आप नहीं करोगे, फिर इधर से उधर उधर से उधर जा रहा है तो कहीं से डाके मार मूर के लाओ रे, कम से कम इधर चलाया तो जाए। और इधर वाले डाकुओं को बुरा और नहीं माना गया, गीत गाए हुए डाकुओं के, सब डाकुओं को अच्छा बताया, अरे भले आदमी वे सपूत हुए थे, और सारे के सारे थे भी रॉबिन हुड टाइप के, अमीरों को लूटते और गरीबों में उनका धन है बांट दिया करते। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी गरीब को लूट लिया और कर लिया, तो लोग भी राजी थे, लोगों का भाई अपने को लूटा नहीं, सेठ को लूट के लाए, सेठ के पास खूब पड़ा था, लूट लिया तो लूट लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो इधर इस प्रकार की चीजें चलती भी रहती। वो तो मैं हमेशा हंसता ही रहता हूँ कि मेरे तो खुद के गाँव के अंदर डाकू है, और वो उधर हमारे बीकानेर साइड से ऊंट लेके आते। तो एक बार वो बीकानेर साइड से ऊंट लेने के लिए गए हुए थे, ये नए बास वाले मीणा पड़े जो हमारे गाँव की गाय चुरा ले। हमारे गाँव की गायें गई हुई थी जंगल में चरने के लिए, शाम को गाय आई नहीं, आई नहीं तो इधर उधर पूछा रहा गाय नहीं है, गाय नहीं आई, तो नए बास वाले मीणा ले गए। हमारे गांव की लेके गए, आसपास के 5-7 गांव की और ले गए जंगल में जिस जिसकी चरने के लिए आई हुई थी। थोड़े दिनों बाद हमारे गांव वाले डाकू ऊंट लेके आए, तो हमारे गांव वालों ने कहा आप ऊंट के चक्कर में घूम रहे थे, इधर गायें चली गई अपनी सारी की सारी। तो मेरे दादाजी ने अभी भी बड़े ही प्राउड के साथ बताते हैं कि फिर अपने गांव वाले डाकू गए नए बास, और नए बास वाले मीणाओं से अपने गांव की गायें वापस लेके आ गए, लेकिन केवल अपने गांव की गायें वापस मिली, बाकी गांव की गायें वापस मिली। मेरा कई बार कहने को जीव करता उनको, अपना तो स्टाफ था भाई एक घर तो डाके नहीं टाड़ा है, इतना तो फर्क बनता अपने वालों कहा यार, घर घर में तो क्या कर रहे हैं यार, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम हमारा ध्यान रखो। तो पहले ऐसी चीजें नॉर्मल थी, इन चीजों को लोड भी लेता नहीं था, हो गई उन दिनों के अंदर। कल आपके टेस्ट है, मैंने जहां तक पढ़ा दिया यहाँ तक का, 57 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। कौन कौन से टॉपिक? 57 की क्रांति, किसान आंदोलन और, पढ़ गया होगे? ठीक।